डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे अपन ने प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिताओं की योजनाओं के बारे में अध्ययन किया था। उसके अपन ने 2 बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज अपन प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का बिंदु नंबर 3, जिसको अपन प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की संस्थाएं 1975 के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1975 में केंद्र सरकार के द्वारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन जो निर्णय लिए गए, उनमें ये भी एक निर्णय लिया गया कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की नई योजनाएं लागू किए जाए। इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विभिन्न जो प्रतिष्ठान थे, जिनमें संयंत्र के स्तरों पर या निजी क्षेत्र वाले उपक्रम या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या सहकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जो विनिर्माणी या खनन इकाइयों से संबंधित हो, इनमें भी ये निर्णय लिया गया कि अगर इनमें 500 या इससे अधिक ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हो, इनकी संख्या 500 से ज़्यादा हो, तो इन सभी उपक्रमों में इन योजनाओं को लागू करना जरूरी था। इन योजनाओं के अंतर्गत ये आवश्यक था कि ये विभागीय रूप से जो इकाइयाँ संचालित होती थी, उनमें भी इनको लागू किया जाना था। इसी योजना के अंतर्गत विभाग के स्तर पर कर्मशाला परिषदों तथा उद्यम या प्रतिष्ठान के स्तर पर संयुक्त परिषदों की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो अपन सबसे पहले आज ये चर्चा करेंगे कि जो कर्मशाला परिषद थी, ये क्या होती है और इसका किस प्रकार से गठन होता है, इसको किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना आवश्यक है कि ऐसी प्रत्येक इकाई, ऐसी प्रत्येक औद्योगिक इकाई, विनिर्माणी संस्था या खनन वाली संस्थान जिसमें 500 या इससे अधिक कामगार नियोजित है, नियोजक के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर प्रत्येक विभाग या प्रत्येक कर्मशाला के लिए एक कर्मशाला परिषद का गठन करे। विभिन्न विभागों या कर्मशालाओं में नियोजित कामगारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नियोक्ता एक से अधिक विभागों अथवा कर्मशालाओं के लिए केवल एक ही कर्मशाला परिषद का गठन कर सकता है। लेकिन ऐसा करते समय उसे जो मान्यता प्राप्त संघ, श्रम संघ है, या जो विभिन्न पंजीकृत श्रमिक संगठन है, या जो वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी है, उनसे सलाह मशवरा लेना आवश्यक है। कर्मशाला परिषद सामान्य रूप से किसको माना जाएगा? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे प्रत्येक औद्योगिक इकाई जिसमें 500 या अधिक कामगार नियोजित है, नियोजक के लिए प्रत्येक विभाग या कर्मशाला के लिए एक कर्मशाला का परिषद का गठन करना आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों या कर्मशालाओं में नियोजित कामगारों की संख्या को ध्यान रखते हुए नियोजक एक से अधिक विभागों या कर्मशालाओं के लिए केवल एक ही कर्मशाला परिषद का गठन कर सकता है। लेकिन ऐसा करते समय उसे, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, उसे मान्यता प्राप्त श्रम संघ या रजिस्टर्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशंस या वहाँ पर जो नियोजित कर्मचारी हैं, ये दोनों ही नहीं हो, तो उनसे उसको सलाह मशवरा लेना आवश्यक होता है। जहाँ तक कर्मशाला परिषद के गठन का सवाल है, तो कर्मशाला के गठन के अंतर्गत प्रबंधकों के और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर बराबर होती है। इसमें प्रबंध के प्रतिनिधि संबंध इकाई के प्रबंधकों में से नियोजकों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और कर्मचारियों के प्रतिनिधि संबंध विभाग या कर्मशाला में वास्तव में काम करने वाले कर्मचारियों में से होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसमें जितने भी जो मेंबर्स होंगे, वो दोनों पक्षकार, श्रमिक और नियोक्ता, दोनों के बराबर बराबर होंगे। इसमें जो कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि होंगे, वो वास्तव में वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी होने चाहिए, और जो प्रबंधकों के कर्मचारियों जो प्रतिनिधि होंगे, वो प्रबंधकों के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाएगा। इसमें प्रत्येक कर्मशाला परिषद में सदस्यों की संख्या का निर्धारण नियोजकों द्वारा, मान्यता प्राप्त श्रम संघों के द्वारा, पंजीकृत श्रम संघों या कामगारों के परामर्श के आधार पर संख्या का निर्धारण किया जाएगा। इस परिषद में कुल संख्या सामान्यतया 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए और कर्मशाला परिषद का अध्यक्ष प्रबंध द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन परिषद के श्रमिकों के प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसके गठन में जो सदस्य संख्या होगी वो हमेशा बराबर होगी। आधे प्रबंधकों के कर्मचारी होंगे, आधे सदस्य प्रबंधकों के होंगे, आधे कर्मचारियों के होंगे। सदस्यों की अधिकतम संख्या सामान्यतः 12 होती है। अध्यक्ष प्रबंध समिति के द्वारा मनोनीत होता है और उपाध्यक्ष का निर्वाचन परिषद के द्वारा होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कार्यशाला किस प्रकार से कार्य करती है, अर्थात इसकी कार्यविधि क्या होती है। कर्मशाला परिषद में जो निर्णय होता है वो मतदान के आधार पर नहीं होकर के मते के आधार पर होता है। अर्थात यहाँ पर वोटिंग की
वोटिंग के आधार पे कोई भी निर्णय नहीं होता है, बल्कि सर्वसम्मति से या व्यक्तियों की जो ओपिनियन क्या है, उनका मत क्या है, उनका मतैक्य क्या है, इसके आधार पर होता है। अगर किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो उसे सॉल्व करने के लिए, उसका निर्णय करने के लिए उसे संयुक्त परिषद के पास विचार के लिए भेजा जा सकता है। संयुक्त जो कर्मशाला परिषद में जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णय को निर्णय होने वाली तिथि से 1 माह के अंदर लागू करना आवश्यक होता है, किंतु इस अवधि को सदस्यों की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। अगर किसी कर्मशाला परिषद के निर्णय से दूसरी कर्मशाला या संपूर्ण प्रतिष्ठान या उपक्रम प्रभावित होता है तो उसे संयुक्त परिषद को निर्देशित करना आवश्यक होता है। कर्मशाला परिषद का कार्यकाल उसकी स्थापना के दिन से 2 वर्षों के लिए होता है और परिषद की बैठक महीने में कम से कम 1 बार अवश्य होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इसकी जो कार्यविधि है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष होता है। इसकी प्रत्येक महीने में 1 बैठक होनी आवश्यक होती है। इसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाएंगे। अगर मतभेद होता है तो उस विषय को संयुक्त परिषद के पास भेज दिया जाएगा और संयुक्त परिषद अगर कोई ऐसा निर्णय इसके द्वारा लिया गया है जिससे दूसरी डिपार्टमेंट की कोई कर्मशाला है या पूरा इंटरप्राइजेज है, अगर वो प्रभावित होता है तो उसको भी संयुक्त परिषद को भेजा जाना आवश्यक होता है। इसमें जो सामान्यतः जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को अपन निम्न प्रकार से रेखांकित कर सकते हैं। ये कार्य इसमें सामान्यतः किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें कार्य होता है वो होता है उत्पादन के मासिक या वार्षिक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में प्रबंध को सहयोग प्रदान करना। जो एक उपक्रम है उसका मंथली और एनुअल जो टारगेट्स है प्रोडक्शन के, उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इसमें ये सहयोग प्रदान करते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है उत्पादन, उत्पादकता और कौशल में सुधार लाने का प्रयास करना, जिससे जो वेस्टेज होता है वो कम से कम हो, मनुष्य की क्षमता, मशीन की क्षमता, उसका मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तीसरा इसका जो होता है वो होता है जो निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं, जो लो प्रोडक्टिव वाले जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसके लो प्रोडक्टिविटी के क्या कारण हैं उनका पता लगाना, उनको समाप्त करने के लिए प्रयास करना और उनके लिए कोई भी करेक्टिव जो स्टेप्स है वो लेना, ताकि अपन लो प्रोडक्टिव वाले एरियाज को अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये देखना कि विभाग में जो कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं, कर्मशाला में विभाग में अनुपस्थिति के कारण क्या है उनका अध्ययन करना और उसको कम से कम करने का सुझाव देना। इसी प्रकार से कर्मचारियों की सुरक्षा के उपायों के बारे में भी ये होती है, अर्थात कर्मचारी के साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाए, कार्य के दौरान हो जाए, कार्य के बाहर हो जाए, उनके लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजरमेंट्स होंगे, कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स होंगे, कौन से टूल्स होंगे, ये सारी बातें देखना। इसी प्रकार से कार्य की जो भौतिक दशाएं हैं, जो वर्किंग कंडीशंस है, जैसे प्रकाश है, ध्वनि है, वातावरण है, हवा है, जल है, इनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि कर्मशाला और विभाग के सुचारू संचालन के लिए कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं वो भी इसके द्वारा संपादित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच जो द्विमार्गीय संचार का समुचित प्रवाह होना चाहिए, अर्थात जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। उत्पादन के जो डेटा है, जो प्रोडक्ट कार्य प्रोग्राम है, उनके टारगेट्स है, उनकी टारगेट्स की प्रोग्रेस है, इनके ऊपर परस्पर इनमें आपस में बहुत अच्छा संप्रेषण होना चाहिए और वो प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो कर्मशाला है उसके अंतर्गत श्रमिकों से संबंधित और एवं नियोजकों से संबंधित दोनों ही प्रकार के लोगों के हित वाले कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं। कर्मचारियों के दृष्टिकोण से अपन देखें तो कार्य की दशाएं कैसी होगी, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, उनके सेफ्टी वाले बिंदु क्या क्या होंगे, उनकी सुरक्षा कैसी होगी, उनके और अगर नियोजकों के दृष्टिकोण से देखें तो निम्न उत्पादकता वालों क्षेत्रों को अधिक उत्पादकता वाले में परिवर्तित करना, उत्पादन को बढ़ाना, अनुशासन कायम करना, जो श्रमिक और प्रबंधकों के बीच में संदेश वाहन है, जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छे से करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 1975 की योजना के अंतर्गत जो कार्यशालाओं की स्थापना की गई वो
हमारे देश में काफ़ी कारगर रही एवं उनका काफ़ी उपयोग रहा। अब अपन कल जिस पे चर्चा करेंगे वो करेंगे संयुक्त परिषदें, जो 1975 के इसी प्रावधान के अंतर्गत की गई है। कल अपन उस पर चर्चा करेंगे। थैंक्स टू वेल मेंबर।